स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, लवणता, उसका हम क्षैतिजीय वितरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बात कर ली थी कि क्षैतिजीय वितरण होता है एक, और एक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर, यानी कि हमारा वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। ठीक है, क्षैतिज क्या था ये भी हमने उसमें देखा था कि क्षैतिजीय वितरण में हम अक्षांशों के द्वारा, अक्षांशों के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्षैतिजीय वितरण में अगर देखें तो 4 प्रकार से हैं, इसके 4 मंडल बताए गए हैं। 4 मंडल हैं, कौन कौन से हैं? पहला है आपका विषुवत रेखीय मंडल। विषुवत रेखीय मंडल, आपको ध्यान आ जाना चाहिए, विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं तो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र कौन सा होगा। ठीक है, फैक्टर्स हमने सारे पढ़ लिए, अब सारी चीज़ों को यहाँ अप्लाई करना है। विषुवत रेखीय मंडल जो है इसको हम भूमध्य रेखीय भाग भी कहते हैं, भूमध्य रेखीय भाग। ठीक, अब देखिए हमने बात की थी कि विषुवत रेखा पर क्या होता है, वर्ष पर्यंत क्या होती रहती है, वर्षा होती है। एक तो सबसे पहली चीज की वाष्पीकरण अधिक रहता है यहाँ पर, क्योंकि हमने बात की थी जैसे कि हमारी पृथ्वी थी ये 0 डिग्री है, तो यही हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या था, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। क्लियर हुई ये बात? विषुवत रेखीय मंडल है जिसमें भूमध्य रेखीय भाग भी उसको कहते हैं, क्योंकि इस पे तापमान अधिक है इसलिए वाष्पीकरण अधिक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उच्च लवणता नहीं मिलती। अब देखो जब वाष्पीकरण अधिक है तो लवणता उच्च मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ वाष्पिक होने की वजह से भी लवणता उच्च नहीं होती। उसका रीजन भी हम जान चुके थे कि यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, और वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए एक तो प्रतिदिन वर्षा होती है, एक जो विशाल नदियां हैं, क्योंकि नदियां जहाँ अपना पानी डालती हैं जब महासागर के अंदर, वहाँ भी क्या होती है, लवणता कम होती है। जैसे अफ्रीका की कांगो नदी हो गई, अफ्रीका की कांगो नदी, दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी, एक उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक, देखिए कांगो नदी, दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी, और उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी, ये ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ डालती है, महासागर में डालती है। और महासागर में डालने से जहाँ ये डालती है पानी, उसके अंदर क्या होता है, अपना जो है लवणता की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाएगी। ठीक है, रीजन समझ में आया? ये सारी चीज़ें हमारी विषुवत रेखा के पास है, ये 0 डिग्री के आसपास ही है ये सारे क्षेत्र। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए अगर हम इसमें टोटल जो है एवरेज लवणता की अगर बात करें, एवरेज लवणता की अगर बात करेंगे तो वो 34.5 से 35% तक होती है। ठीक है, 34.5 से 35 पीपीटी हम इसको बोलते हैं लवणता की भाषा में, लेकिन आपको समझाने के लिए मेनली हम प्रतिशत का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जब भी लवणता को दर्शाएंगे, मैंने आपको बता रखा है, ऐसे परसेंटेज का चिन्ह बना के एक बिंदु यहाँ और लगा देंगे, ये होता है लवणता का मापन का एक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि विषुवत रेखीय मंडल समझ में आया पूरा, कि कैसे कैसे यहाँ पर वाष्पीकरण होने की वजह से वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, लवणता कम पाई जा रही है। उसके रीज़न क्या क्या थे वो हमने देख लिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है आपका, विषुवत रेखीय हो गया, उसके ऊपर कौन सा आता है, उष्णकटिबंधीय मंडल। देखिए हमने बात कर ली थी ये चीज़ें, आपको देखो मैं बार बार बता रही हूँ, 0 डिग्री था, ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण तक, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है, उष्णकटिबंध। उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा। ठीक है, फिर ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे।
उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये सारे के सारे जो नाम है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आता है हमारा सेकंड मंडल। देखो हम ऊपर से नीचे की तरफ इधर ऐसे जा रहे हैं। ये विषुवत रेखा जो है, मतलब मान लीजिए अक्षांश यानी क्षैतिज, जैसे बिछी हुई रेखा के रूप में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए इसको क्षैतिजीय वितरण कहा गया है। उष्ण कटिबंधीय मंडल, ये जो होता है, ये 20 डिग्री से 40 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, उत्तर में भी 20 डिग्री, 20 डिग्री से 40 डिग्री भी इसको मान लेते हैं, क्योंकि कई बार 23.5 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी तापमान अधिक होता है, तो वाष्पीकरण उच्च होता है। परंतु यहाँ एक कंडीशन होती है जो विषुवत रेखा पर अलग थी, यहाँ पर वर्षण नहीं होता, यानी वर्षा की जो मात्रा है वो न्यूनतम होती है, वर्षा की मात्रा न्यूनतम रहती है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा न्यूनतम होने की वजह से यहाँ पर लवणता का स्तर बढ़ जाता है। क्लियर हुई ये चीज़। और इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का उच्चतम लवणता स्तर यहाँ मिलता है, उच्चतम लवणता का स्तर पाया जाता है। कितना, 36% या फिर 36 पीपीटी हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। पूरी पृथ्वी से रिलेटेड अगर आता है तो उष्ण कटिबंधीय मंडल ऐसा है जिसमें पूरे विश्व का सबसे अधिक लवणता का स्तर मिलता है। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन से आएंगे, जो आपके इस वाले क्षेत्र में पूरे में आपके जो भाग पाया जाएगा, जो क्षेत्र सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय मंडल में कहलाता है। भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो आती है उष्ण कटिबंधीय, आती है ना जलवायु के बारे में। हम जलवायु को अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो उसमें आता है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है, क्योंकि अपना भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है पृथ्वी के इधर, अगर कंडीशन के हिसाब से देखें तो। ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है आपका शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध हो गया, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर हम इसे मंडल भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें होता है 40 से 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर 0 डिग्री से 40 तक तो हमारा क्या था, उष्ण कटिबंध। 40 से 60 का जो 40 डिग्री से 60 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है, जिसमें यूरोप वाले क्षेत्र आते हैं। उत्तर के अंदर यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका का भाग हो गया, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी का न्यूनतम लवणता स्तर होता है, संपूर्ण पृथ्वी का न्यूनतम लवणता स्तर उच्च कहाँ था, उष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध में न्यूनतम लवणता स्तर है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उच्चतम और न्यूनतम का मतलब समझ में आ गया सारी चीजें। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, ध्रुवीय क्षेत्र जब, देखो ये ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वाला भाग है, क्योंकि जब ध्रुवीय जो भाग है ये यहाँ बर्फ पिघलती है, और बर्फ पिघलने की वजह से क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में शुद्ध जल की प्राप्ति होती रहती है। क्लियर हुई। और कुछ मेन रहे पे रीजन्स क्या रहते हैं कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यहाँ क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से क्या रहता है, वाष्पीकरण भी कम होता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्या करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हमारे लवणता के स्तर को कम करने का काम करते हैं। क्लियर हुई ये चीज़। अब एक पॉइंट आपका बच गया है, वो है आपका ध्रुवीय क्षेत्र। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमने बात करी थी, क्षैतिज के अंदर हमारे कितने हैं, 4 भाग हैं। और क्षैतिज में कौन कौन से हो गए, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय हो गया, फिर उष्ण कटिबंधीय, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय, और अब हम बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि तापमान तो कम होता है,
तापमान आप जानते हैं वहाँ पर तो 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर। तो तापमान कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण भी कम होगा। चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए, तभी आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। वाष्पीकरण कम होता है, परंतु यहाँ लवणता जो है वो न्यूनतम नहीं पाई जाती है। उसका रीजन क्या है भाई? तापमान कम है, वाष्पीकरण कम है, तो क्या होना चाहिए, लवणता कम होनी चाहिए। लेकिन लवणता जो है यहाँ पर ठीक ठीक अवस्था में मिलती है। इसका कारण ये है कि जो सागर का जो ताज़ा जल होता है वो हिम राशि के रूप में धरातल पर रहता है। मतलब जो जल होता है इस वाले क्षेत्र में, पूरा जो जल होता है वो जमी हुई अवस्था में हमें मिलता है। और जब जमी हुई अवस्था में होता है तो वो अपने साथ क्या करता है, जब जम जाएगा तो ऑफकोर्स आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक बाउल पूरा भर के रखते हैं और अगर आप उसकी आइस जमा देते हैं तो उसका कलर जो होता है वो थोड़ा अलग सा नहीं हो जाता है। मतलब उसके अंदर लवणीय तत्व बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर हो रहा है कि वो हिम राशि के रूप में धरातल पर रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है लवणता का स्तर थोड़ा सा अधिक रहता है। और औसत लवणता अगर इसकी देखें तो 33 से 34 पीपीटी तक होती है। ठीक है, इसको प्रति हजार में भी हम डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब एक जो मेन चीज़ आती है कि आप लवणता को नापेंगे कैसे। इस लवणता को नापने के लिए भी तो कोई यंत्र होता होगा ना। तो इस लवणता को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थर्मोक्लाइन, जैसे टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मामीटर होता है ना, वैसे ही थर्मोक्लाइन होता है जो महासागर के अंदर क्या करता है, 300 से 1000 की गहराई में तापमान से तेजी से परिवर्तन वाली एक परत होती है जिसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। ठीक है, थर्मोक्लाइन का मतलब समझ में आया कि थर्मोक्लाइन क्या है, एक ऐसी परत है, एक ऐसी लेयर है जो अचानक से तापमान में बदलाव को दिखाती है, वो हमारी थर्मोक्लाइन कहलाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब जो एक आपका वो और बच गया कि लवणता का स्तर कहाँ कहाँ कितना है, किस क्षेत्र के अंदर कितनी लवणता है, वो सारे के सारे आपको जो है एक तरीके से फैक्ट हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कि इसमें क्या था कि इसमें आपको हर जो ओशन है, जैसे उत्तरी सागर में लवणता, बाल्टिक सागर में लवणता, बोथानिया की खाड़ी में लवणता, भूमध्य सागर की लवणता, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो वो आपको एक बार मैं दे दूँगी ना, फिर उसके हिसाब से आप लोग याद कर लेंगे। और विश्व 2-3 चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा लवणता पूछी जाए तो वॉन झील है टर्की के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 350 पीपीटी तक इसका मापन किया गया है। पूरे विश्व में सबसे अधिक लवणता इसमें मिलती है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी मृत सागर जो आपका इजराइल में है, इसकी है 220। और फिर आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका के अंदर है, यूएसए में। ठीक, इसमें 200 पीपीटी बताई गई। चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक, लवणता वाला टॉपिक। अभी तक हमने जो बात कर ली कि किसकी, लवणता के क्षैतिज वितरण की, और जो उसके बारे में जो भी हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनकी। अभी इसका एक वितरण और बच रहा है, लंबवत वितरण। हमें लंबवत वितरण और पढ़ना है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।